गुड मॉर्निंग क्लास 10 आज हम हिस्ट्री का आपका चैप्टर फर्स्ट जो है हम इसमें कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि आपकी हिस्ट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भारत में राष्ट्रवाद की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे भारत में राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद होता है जो अपने देश के प्रति प्रेम से है, कैसे हमने अपने देश को आजाद करवाया। इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले आपका टॉपिक रॉलेट एक्ट शुरू हो रहा है। वैसे तो इंट्रोडक्शन में उन्होंने हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बताया था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1914 से, तो उसके बाद जो है बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, जैसे कि सारे के सारे विश्व युद्ध के बाद सभी लोग जो है किसमें लगे हुए थे, सभी जो है विश्व युद्ध के मटेरियल्स में, टूल्स में, इनमें एंगेज थे। और प्लस यहाँ पे जो फूड था, जो क्रॉप थी, क्रॉप फेलियर हो गया था, बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज हो गई थी और बहुत ज़्यादा जो हालात थे वो खराब हो गए थे। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा। जो स्टार्टिंग पार्ट है रॉलेट एक्ट से यहाँ पे करेंगे। तो रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट में बताया गया था कि शक के आधार पे जो ब्रिटिश पुलिस कर्मचारी थे तो वो क्या करते थे, रॉलेट एक्ट के अंदर शक के आधार पे लोगों को गिरफ्तार कर लेते थे, भारतीयों को पकड़ लेते थे और उन्हें जेल के अंदर डाल देते थे। अब यहाँ पे इंडियंस ने क्या किया? यहाँ पे इंडियंस ने रॉलेट एक्ट के अंदर जो ये कानून इन्होंने बनाया था, अंग्रेजी सरकार ने, जो ब्रिटिश सरकार ने ये कानून बनाया था, भारतीयों ने इसे काला कानून कह के भी पुकारा था। भारतीय इसे काला कानून कहते थे और महात्मा गांधी जी ने इसके खिलाफ खड़े होकर इन्होंने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो बच्चों रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पुलिस कर्मचारी जो थे, जो ब्रिटिश पुलिस वाले थे, उन्होंने शक के आधार पे, सिर्फ एक शक होना, एक डाउट होना और किसी को भी पकड़ के ले जाना और उसको जेल में बंद कर देना, कम से कम 2 साल की उसको जेल होती थी। छोड़ना ना छोड़ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होता था और उनके साथ बहुत ज़्यादा उनको मारा पीटा जाता था। तो रॉलेट एक्ट था जब शक के आधार पे, किसी डाउट के आधार पे उसको उठा के ले गए और उनको जो है मारा पीटा जाता था। तो इसके खिलाफ लोगों ने, भारतीयों ने आवाज़ उठाई, जिसको काला कानून कह के भी संबोधित किया गया। अब उसके बाद जलियांवाला बाग का मैसेज आता है। जलियांवाला बाग के अंदर स्टूडेंट्स क्या बताया गया? जब जलियांवाला बाग हुआ था तो लोगों ने सोचा क्यों ना हम जो है रॉलेट एक्ट के और अपनी जो देश की स्वतंत्रता के लिए यहाँ पे जो अपने डिमांड्स है उसके लिए जलियांवाला बाग में मीटिंग करेंगे। पर पहले से ही, और उन्होंने वो दिन निश्चित किया 13 अप्रैल 1919 में, वैसाखी वाले दिन अमृतसर के अंदर उन्होंने ये दिन निश्चित किया था और सभी लोगों ने सोचा कि वैसाखी भी मनाएंगे और जो है मीटिंग भी कर लेंगे। पर पहले से ही जनरल डायर के पास ये सूचना, ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई थी स्टूडेंट्स कि जलियांवाला बाग में मीटिंग होने वाली है और वो पहले ही अपने सैनिकों के साथ वहाँ पे बंदूकें वगैरह लेके वो जो था जलियांवाला बाग में मौजूद थे। और जैसे ही मीटिंग लोग आए, मीटिंग स्टार्ट होने लगी और उन्होंने क्या करा, फायरिंग करवाई। तो फायरिंग करवाई जनरल डायर ने तो हर तरफ जो है खून ही खून हो गया, लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। औरतें बच्चे अपने आप को बचाने के लिए कुएं में कूद गई, हर जगह खून से सना हुआ जो जलियांवाला बाग था, खून से सना, मतलब पूरी तरीके से खून ही खून से भर गया था। बहुत ही खौफनाक मंजर था वो। तो यहाँ पे उन्होंने हमें जलियांवाला बाग का जो इन्होंने हमें बताया है कि जलियांवाला बाग में ये सारी चीजें हुई और इसके बाद जो था पूरा देश ने जब इस घटना को सुना तो सबके सब बहुत ज्यादा गुस्से में हो गए। सबके जो है, मतलब सब जो है अंग्रेजी सैनिकों के खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बुरी तरीके से चिढ़ गए थे और वो बस अब बदला ही लेना चाहते थे। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या चालाकी की? यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चालाकी की कि उन्होंने जो है बॉर्डर ही सील करवा दिए। जो अमृतसर के ज़्यादा हम जो यहाँ पे जो बॉर्डर्स, अमृतसर के बॉर्डर बिल्कुल ही सील कर दिए। ना तो कोई वहाँ से बाहर जा सकता था, ना ही कोई अंदर आ सकता था। यानी अगर कोई बाहर जाएगा ही नहीं और ना कोई अंदर आएगा तो मूवमेंट किस तरीके से होगा? क्योंकि जो मूवमेंट होना है लोग ही तो करते हैं और लोग जब एक साथ होंगे तभी तो कर पाएंगे। तो इन्होंने देश में इस चिंगारी को दबाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ये बॉर्डर से सील करवा दिए ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाए। तो ये तो जलियांवाला बाग का मैसेज था। अब रॉलेट एक्ट को लेके तो महात्मा गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर ही रहे थे, प्लस इतने में जलियांवाला बाग की भी घटना हो गई। अब यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, क्योंकि महात्मा गांधी जी बिलीव करते थे सत्याग्रह के। सत्याग्रह का क्या मतलब था? सच के लिए लड़ना, सच के आधार पे लड़ना और अहिंसा से लड़ना, यानी कि बिना मार काट के अपनी बात को पूरा करवाना सच के लिए। और उसके लिए महात्मा गांधी क्या करते थे? महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन जो है उन्होंने स्टार्ट किया ताकि वो अपने डिमांड्स को, अपनी बातों को अंग्रेजी सरकार से पूरा करवा सके।
अब यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करना शुरू किया। इसी समय खिलाफत मूवमेंट हुआ। इसी समय जो है खिलाफत मूवमेंट होता है। खिलाफत मूवमेंट अली ब्रदर्स करते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली इस मूवमेंट को करते हैं। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बच्चों जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थोड़ा हमें बताया गया उसके बारे में, क्या उसके डीमेरिट्स निकले, क्रॉप फेलियर था, शॉर्टेज ऑफ फूड था। उसी समय तुर्की के जो खलीफा थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनसे उनकी पोस्ट, उनका जो पद था छीन लिया था। क्यों? क्योंकि जो तुर्की के खलीफा थे वो मुसलमानों के धर्म गुरु माने जाते थे, मुस्लिम्स के धर्म गुरु माने गए थे वो, और उनका पोस्ट छीन के, और उनके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुसलमानों के सामने ऐसे शब्द कहे, अपशब्द कहे, जिससे वो पूरी तरीके से उनके खिलाफ हो गए। और अली ब्रदर्स ने उनके खिलाफ क्या किया, उनके खिलाफ जो है मूवमेंट करना शुरू कर दिया। अब अली ब्रदर्स ने क्या, शौकत अली और मोहम्मद अली इसमें थे, जो उन्होंने महात्मा गांधी के साथ उन्होंने मिलकर क्या किया, ये मूवमेंट किया, खिलाफत मूवमेंट। अब महात्मा गांधी के साथ वो कैसे मिले थे स्टूडेंट्स? महात्मा गांधी जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे थे और उसी समय खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था, तो महात्मा गांधी को लगा कि क्यों ना हिंदू और मुसलमानों को मिलकर ये मूवमेंट करना चाहिए, जिससे जो है देश में एकता भी बनेगी और अंग्रेजी ब्रिटिश गवर्नमेंट इससे कहीं ना कहीं समझेगी कि हम सब एक है। तो यहाँ पे जब महात्मा गांधी और अली ब्रदर्स एक हुए स्टूडेंट्स, तो वहां पे क्या था, वहां पे ये मूवमेंट अलग अलग नहीं रहा, वहां पे ये मूवमेंट नॉन कॉपरेशन नहीं रहा और खिलाफत मूवमेंट अलग नहीं रहा, वहां पे ये मूवमेंट एक हो गया स्टूडेंट्स। वहां पे नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो है, इसका नाम पड़ गया नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। जब महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर अली ब्रदर्स ने काम किया, इसको हम नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट कहते हैं स्टूडेंट्स। अब ये यहाँ तक हमने पढ़ा है रॉलेट एक्ट, जिसमें शक के आधार पर गिरफ्तार कर दिया जाता था, भारतीय इसके खिलाफ थे। फिर जलियांवाला बाग का हमने कांड पढ़ा कि यहाँ पे जो है जनरल डायर ने फायरिंग करवा दी, और फिर उसके बाद जो है वहाँ पे बस खून ही खून था। और फिर नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट पढ़ा, जिसमें अली ब्रदर्स जो थे, तुर्की के खलीफा के लिए जब गलत बातें बोली गई और उनकी पोस्ट छीन ली गई, तो अली ब्रदर्स ने महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर, और महात्मा गांधी ने अली ब्रदर्स के साथ मिलकर नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट किया। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अवध की। अवध में क्या हुआ था, सबसे पहले हम अवध की यहाँ बात कर रहे हैं। तो अवध में किसानों को लेकर जो बाबा रामचंद्र सन्यासी थे, उन्होंने किसानों को लेकर मूवमेंट किया। अभी तक ना भारत के अंदर लोग अपनी छोटी छोटी डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अपनी बातें रख रहे हैं, या उनसे अपनी डिमांड्स को पूरा कराने के लिए वो लड़ रहे हैं। अभी तक लोगों को ये समझ नहीं आया कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पर धीरे धीरे वो समझ जाते हैं कि हमारा जो मेन उनका ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, पूर्ण स्वतंत्रता था। अब यहाँ पे बताया जा रहा है अवध की स्टोरी में, अवध में बाबा रामचंद्र सन्यासी थे, और जो किसान थे उनकी हालत बहुत खराब थी। किसानों की हालत तो पूरे भारतवर्ष में ही खराब थी, पर यहाँ पे अवध की बात हो रही है, अवध के बारे में डिस्कस हो रहा है। तो यहाँ पे अवध के अंदर किसानों की जो डिमांड्स थी, बाबा रामचंद्र सन्यासी जो है उनके पक्ष में, उनके हित के लिए वहाँ खड़े थे और मूवमेंट कर रहे थे। और उनकी डिमांड्स थी कि जो टैक्स है उसको कम कर दिया जाए, जितना भी टैक्स है अंग्रेज जो है किसानों पे लगाते हैं उस टैक्स को कम किया जाए। प्लस इन्होंने कहा कि ये जो लैंडलॉर्ड्स है, ये जो जमीन के मालिक बनते हैं, क्योंकि ये क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, अंग्रेजी सरकार के लिए, और उसी में से वो कुछ टैक्स जो था, मतलब वो उनके लिए तो टैक्स लेते थे, प्लस वो एक्स्ट्रा भी लेते थे अपनी जेबें भरने के लिए, जिससे किसानों की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाती थी। तो वो चाहते थे, उनका डिमांड था कि जो बीच की कड़ी है किसानों और जो लैंडलॉर्ड्स के बीच में, ये जो है जमीन के लैंड ओनर्स, तो उनके ये जो ऐसे उनको सोशली बॉयकॉट कर दिया जाए, समाज से उनको जो है उनका जो पद है उनको खत्म कर दिया जाए, ताकि किसानों की कंडीशन में कुछ सुधार आए। किसान चाहते थे कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, ताकि वो अच्छे से अपनी जमीन में काम कर सके। तो ये किसानों की कुछ डिमांड्स थी, ताकि वो उनकी स्थिति अच्छी हो सके। अब यहाँ पे फिर जवाहरलाल नेहरू भी बाबा रामचंद्र सन्यासी का साथ देते हैं। तो यहाँ पे अवध किसान सभा बनती है, यहाँ पे क्या बनता है, अवध किसान सभा, और किसान सभा भी से कहते हैं। तो ये अवध के अंदर बनती है, और इसके बाद यहाँ नहीं पूरे भारतवर्ष में 300 ब्रांचेस स्टैब्लिश करते हैं जवाहरलाल नेहरू किसानों के हित के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने अवध के बारे में पढ़ा। अवध में हमने पढ़ा कि यहाँ पे बाबा रामचंद्र सन्यासी थे जो किसानों के हित के लिए लड़ रहे थे, और किसान भी थे जिनकी कुछ डिमांड्स थी, और सबसे खास डिमांड यही थी कि उनका टैक्स कम किया जाए, और ताकि वो जो किसान है वो अच्छे से अपनी खेती बाड़ी कर सके, उनकी स्थिति में
कुछ सुधार हो, और साथ ही साथ वो चाहते थे कि ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनका सोशली बॉयकॉट किया जाए। अब स्टूडेंट्स बात आती है आंध्र प्रदेश में। अब हम आंध्र प्रदेश की स्टोरी जानेंगे। आंध्र प्रदेश में क्या होता है बच्चों? आंध्र प्रदेश में यहाँ पे गुडम हिल्स की हम बात करेंगे। आंध्र प्रदेश के गुडम हिल्स की, जिसे हमने गुरिल्ला मूवमेंट या गुरिल्ला वॉर से भी हम इसमें जानते हैं, क्योंकि यहाँ जो आंध्र प्रदेश के गुडम हिल्स में जो लोग रहते थे वो ट्राइबल्स थे, जनजाति वाले लोग थे। जैसे हम आदिवासी लोगों को जानते हैं ना, जंगल के आसपास रहना, सारा कल्चर, उनकी संस्कृति पूरी जंगल पे डिपेंड है, यानी जंगल ही उनकी जान है, क्योंकि उनका जीवन है जंगल। वो लकड़ियों के लिए जंगल पे डिपेंड थे, खाने के लिए जंगल पे डिपेंड थे। अब उनके जो जानवर थे वो जंगलों पे डिपेंड थे, हर काम के लिए वो फॉरेस्ट पे डिपेंड थे। इवन पूजा पाठ का जो उनका काम था ट्राइबल्स लोगों का, वो भी उनका फॉरेस्ट पे ही डिपेंड था। अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश के अंदर गुडम हिल्स के अंदर जब बैन लगा दिया कि फॉरेस्ट के अंदर जाना मना हो गया, तो ये लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ गए, क्योंकि इनका तो जीवन जो जंगल से ही जुड़ा था, पूरी तरीके से जंगल में डिपेंड थे, बिना जंगल के वो रह ही नहीं सकते थे। अब उनका जो पूजा पाठ, उनका जो रिलीजियस मुद्दे थे, वो भी उनके किससे जुड़े हुए थे? फॉरेस्ट से जुड़े हुए थे। अब जब उनको लगा कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये इनका कल्चर ही खत्म करने वाली है, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के पूरी तरीके से खिलाफ हो गए। अब यहाँ के जो मेन हीरो है वो है अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू जो थे वो प्रेडिक्शंस भी करते थे, भविष्यवाणियां करते थे, और महात्मा गांधी जी के अच्छे फैन थे, यानी महात्मा गांधी जी को पसंद करते थे। उनका दृढ़ संकल्पी होना उनको बहुत पसंद था उनका, क्योंकि महात्मा गांधी जी अहिंसा के रास्ते पे चलते थे, और अल्लूरी सीताराम राजू जो थे उनके फैन थे। उन्हें पसंद था कि महात्मा गांधी जी दृढ़ संकल्पी है और अहिंसा के रास्ते पे चल के अपनी डिमांड्स को पूरी करवाते थे। पर अल्लूरी सीताराम राजू जो थे वो खुद अहिंसा के रास्ते पे नहीं चले थे। उन्होंने जब बिल्कुल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, उनको लगा, उनके जो लोग थे उन सभी को लगा कि अब उनका जो पूजा पाठ है, जो धार्मिक मुद्दे हैं, वो बिल्कुल ही खतरे में पड़ गए, क्योंकि फॉरेस्ट में उन्हें जाने ही नहीं दिया जाता था। अब उनको लगा कि उनका जो है आने वाला भविष्य जो है, उनकी छवि जो है और उनका भविष्य जो है पूरी तरीके से कहीं खतरे में ना पड़ जाए, कहीं उनका कल्चर, उनकी संस्कृति खत्म ना हो जाए। तो इसके लिए अल्लूरी सीताराम राजू जो है बहुत गुस्से में आए, और उनके कुछ लोग जो थे सीधा ही आंध्र प्रदेश के अंदर जो पुलिस स्टेशन था गुडम हिल्स के अंदर, तो वो वहाँ गए। उन्होंने वहाँ पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, पूरे पुलिस स्टेशन को तहस नहस किया, मारपीट किया। जितने पुलिस वाले वहाँ थे उनको मारा पीटा गया, उनको मार दिया गया जान से, और पूरे पुलिस स्टेशन में उन्होंने आग लगा दी स्टूडेंट्स। और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें जो है पकड़ के, जो पुलिस वाले थे, अंग्रेजी सरकार के जो सैनिक थे, वो उनको पकड़ के ले गए, उन्हें जेल करवा दी। तो ये आंध्र प्रदेश की स्टोरी थी जो ट्राइबल्स से जुड़ी हुई थी, जहाँ पे उनको बिल्कुल ही मना था कि वो जो है जंगल में नहीं जाएंगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नॉन कॉपरेशन, बाय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ बाय महात्मा गांधी। अब आपका आगे का कंसेप्ट है कि महात्मा गांधी जी ने क्यों बीच में ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था, छोड़ दिया था। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आया हुआ है। तो यहाँ पे जो घटना है, हम चोरा चोरी की घटना लेंगे, और यहाँ पे जो है जो चोरा चोरी जो है या जगह जो है, वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे महात्मा गांधी जो थे यहाँ पे असहयोग आंदोलन चल रहा, और जो उनकी टीम थी वो वहाँ पे असहयोग आंदोलन कर रहे थे चोरी चोरा के अंदर। तो वहाँ पे जैसे ही आंदोलन हो रहा था तो 20 पुलिसमैन वहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे बुक में रेशियो किसी में 20 दिया है, किसी में 22 दिया हुआ है। तो जो पुलिसमैन थे वो यहाँ पे आते हैं, और वो जो है उन लोगों के साथ जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे थे उनके साथ जो है बहुत ही अभद्र व्यवहार करते हैं, गलत तरीके से बिहेव करते हैं, उनके साथ जो है गलत बातें की जाती है, और उनको मतलब वो इस तरीके से उनके साथ पेश आते हैं कि वो जो अहिंसा के रास्ते पे बैठे हुए आंदोलन कर रहे थे वो अचानक से हिंसक हो जाते हैं। और वो जो पुलिस वाले वहाँ थे 20 और जो पुलिस वाले वहाँ पाए गए स्टूडेंट्स वहाँ आते हैं, उनको बीच मार्केट में वो ऑन द स्पॉट मौत के घाट उतार देते हैं, जिससे महात्मा गांधी जो है बहुत शॉक हो जाते हैं। और फिर वो डिसीजन लेते हैं कि जब भी हमें मूवमेंट करना हो, जब भी हमें अहिंसावादी मूवमेंट करना हो, तो उसमें जिन भी लोगों को वो अपनी टीम में रखें उनको सबसे पहले क्या करें, ट्रेन करें, उनको ट्रेनिंग दी जाए, मॉरल ट्रेनिंग दी जाए, उनको दृढ़ संकल्पी बनाया जाए, उनका धैर्य जो है पेशेंट लेवल इतना मजबूत हो कि कोई भी उसको डगमगा ना सके।
तो यहाँ पे उन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दिखाई, मतलब और उन्होंने जो है हिम्मत क्या थी कि उनको ये था कि जितने भी उनके जो लोग हैं जो इसमें शामिल होने वाले हैं उन सबको पूरी तरीके से ट्रेन किया जाए। जब वो बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्पी हो जाए तब जाके उन्हें जो है मूवमेंट के लिए अपने साथ उन्हें जोड़ा जाए। तो महात्मा गांधी जी ने इस घटना के बाद तुरंत ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, असहयोग आंदोलन को बीच में ही कॉल ऑफ कर दिया, यानी कि उसको बीच में ही छोड़ दिया गया, बंद कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो रोलेट एक्ट पढ़ा है, जलियांवाला बाग पढ़ा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ा, फिर हमने नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट की भी बात की, अली ब्रदर्स और महात्मा गांधी जी जब साथ थे। फिर हमने अवध की स्टोरी पढ़ी जिसमें बाबा रामचंद्र सन्यासी जो है किसानों के बारे में जो है अंग्रेजी सरकार से डिमांड करते हैं। फिर हमने आंध्र प्रदेश पढ़ा, आंध्र प्रदेश की स्टोरी पढ़ी जिसमें अलूरी सीताराम राजू जो एक ट्राइबल थे उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी अपनी डिमांड्स को फुलफिल कराने के लिए। फिर हमने पढ़ा महात्मा गांधी जी ने क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि हमने भी पढ़ा था कि 20 पुलिस वाले जो कर्मचारी थे जो चोरी चोरी के अंदर आए और वहाँ उन्होंने जो है ऑन द स्पॉट जो है अहिंसा के मूवमेंट में बैठे हुए लोगों ने उनको हिंसा से खत्म कर दिया, एकदम ऑन द स्पॉट मार दिया। तो महात्मा गांधी जी ने इसको बीच में ही बंद कर दिया। उनको लगा कि पहले इनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि ये किसी के कहने से गुस्सा इनको ना आए, दृढ़ संकल्पी बने और इनके अंदर धैर्य का जो लेवल हो, पेशेंस का जो लेवल हो वो बहुत अपग्रेड हो, बहुत ज़्यादा हो। अब फिर हम बात करेंगे बेटा असम प्लांटेशन वर्कर्स। प्लांटेशन वर्कर्स क्या था? प्लांटेशन वर्कर्स के साथ क्या था? इनके साथ एक इमिग्रेशन एक्ट पास किया गया था, इमिग्रेशन लैंड एक्ट। तो जिसमें क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अलग अलग गांव से जो लोग थे वो वहाँ असम के अंदर थे, प्लांटेशन वर्कर्स जो थे वहाँ इकट्ठा किया गया और उनको जो है उनसे खूब काम कराया जाता था। उनका कोई आराम का टाइम निश्चित नहीं था, अनलिमिटेड काम करवाया जाता था, मारा पीटा जाता था उनके साथ, उनको मारा पीटा जाता था, उसके बदले में कोई पैसे भी उन्हें नहीं दिए जाते थे। जिसमें बोर्ड में क्वेश्चन आता है बेगार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेगार? बेगार क्या था? बेगार था ये जो लेबर थी उनसे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था, मारा पीटा उन्हें जाता था, उसके बदले में उन्हें पैसा नहीं दिया जाता था। यानी कि लोगों से काम करवाया जाता था और उसके बदले में उन्हें पैसा भी नहीं दिया जाता था, उसको कहा जाता है बेगार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ प्लांटेशन वर्कर्स की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, दिन रात उन्हें जो है बहुत काम करना पड़ता था, कोई आराम के घंटे उनके निश्चित नहीं थे और बहुत ज्यादा काम करने के बाद जो है वो बहुत ज्यादा मतलब परेशान, मतलब बहुत ही उनकी फिजिकल कंडीशन भी बहुत खराब थी। और अब जब उन्होंने सुना उनको सुनने में आया कि गांधी जी अलग अलग जगह पे क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं और अंग्रेजी सरकार को जो है विवश कर रहे हैं कि उनकी डिमांड्स को माने, मजबूर कर रहे हैं वो कोई उनकी डिमांड्स को फुलफिल करे। पर यहाँ पे उन लोगों ने एक इमेजिनेशन अपने दिमाग में खुद ही बना लिया, एक इमेजिनेशन, एक कल्पना उन्होंने खुद बना ली कि अब गांधी राज आ गया है। उनको लगा कि अब गांधी राज आ गया है, अब तो वो अपने घर जा सकते हैं। और उन्होंने क्या किया, वो वहां से निकल गए, वहां से प्लांटेशन वर्कर्स वहां से निकले और उन्होंने सोचा वो अपना जो है अपने अपने घर जाएंगे। पर वहां से वो कुछ ही दूरी पे जब जाते हैं तो ब्रिटिश पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं और उनकी खूब अच्छी पिटाई करते हैं, खूब मारा पीटा उनको जाता है और वापस काम में ले आया जाता है, उनको खूब काम करवाया जाता है। तो प्लांटेशन वर्कर्स की स्थिति बहुत खराब थी और उनसे जबरन काम करवाया जाता था, बहुत मारा पीटा जाता था उन्हें और उसके बदले में उन्हें पैसे भी नहीं दिए जाते थे, कोई काम का टाइम उनका निश्चित नहीं था, पूरी तरीके से उनसे जानवरों की तरह काम करवाया जाता था। क्योंकि अंग्रेजी सरकार थी, भारतीयों के ऊपर उनका बिल्कुल भी थोड़ी सी भी हमदर्दी नहीं रखते थे, वो बहुत ज़्यादा मारपीट के अपना काम लेते थे और अपना प्रॉफिट देखते थे बस। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।